हम लोग मार्शल की आर्थिक विचार पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने आभासी लगान के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन मार्शल का था, जैसे मूल्य के निर्धारण में क्या रोल है, मांग की लोच के सिद्धांत की व्याख्या उसने कैसे की, उपभोक्ता के बचत की उसने व्याख्या कैसे की, इसके अलावा उसने कैसे समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया, आगमन और निगमन को एक दूसरे का पूरक बताया। मूल्य निर्धारण में उसने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र और ऑस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्रियों की विचारधारा को मिला करके उसने मांग और पूर्ति के सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अलावा उसने आभासी लगान की अवधारणा दी। इसके अलावा हमने देखा कि उसने प्रतिनिधि फर्म की बात की। बहुत सारी बातें हमने देखी पिछली कक्षा में। कुछ और अन्य बातें भी शेष हैं, जैसे उसने लागत के संबंध में भी विचार दिया। मैंने आपसे कहा था उसने वास्तविक लागत की बात की। वास्तविक लागत हमने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उठाए गए कष्ट, त्याग और प्रयत्न का जो मूल्य है उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट यह है कि रियल कास्ट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि वास्तविक लागत क्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक लागत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपसे अक्सर बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अब ये वास्तविक लागत तय कौन करेगा? ये वही तय करेगा जो उसमें शामिल है, जिसको कष्ट हो रहा है, जिसको त्याग करना पड़ रहा है या जिसे पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा वह तय करेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताएं, चाय बाजार में कितने मिलती है? 5 रुपए में। अब मान लो कि मैं तुम्हारे घर पहुंच गया, आऊँगा नहीं ऐसे ही कह रहा हूँ, मान लो पहुंच गया तो अब मेरे आने के लिए तुमने सोचा कि सर आए हैं, इनको चाय पिला देते हैं। अब वो बाई चांस है जिस समय मैं पहुंचा उस समय दूध खत्म हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, अक्सर दूध शाम को खत्म हो जाता है, जब तक दूध वाला नहीं आता तब तक दूध नहीं रहता है। उस फेज में कोई आगे आ गया तो अब दूध नहीं है, लेकिन अब इतना प्रेम है कि चाय भी पिलाना जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे? आप दूध पड़ोसी से मांग कर ले आएंगे। इसीलिए पड़ोसी को अच्छा होना चाहिए, दूध देने लायक रहे ना। हाँ भाई, आप झगड़ा किए रहेंगे थोड़े पड़ोसी आपको दूध देगा। संबंध ऐसा रखिए कि इमरजेंसी में आपके दूध आपको दे सके। आप दूध मांग कर ले आए। आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतना प्रसन्न थे आप कि अरे सर को चाय पिलाना है, कि आपका पूरा शरीर प्रसन्नता से खूब उछल रहा था। आपके हाथ से वो आपका जो भगोना है वो छूटा और सारा दूध कहाँ गिर गया? आप जल गए। और बड़े मुश्किल से वो चाय बन करके आपके पास तक आई। अब उस बन करके कितनी कप आई? 1 कप। बनी कैसे? दूध मांगना पड़ा, हाथ जल गया, हाथ में अब दर्द हो रहा है। तो अब उस चाय की कीमत बाजार की कीमत के बराबर 5 रुपये ही है। कितना है ना? कितना है ये सिर्फ वो बता सकता है जिसने चाय बनाई है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर हम उससे ये कहें कि तुमने 1 कप चाय पिलाया है, अब चलो तुमको हम 5 कप पिला दे रहे हैं, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है, तो यह बात बिल्कुल सही नहीं है। हम जीवन भर उसको चाय पिलाएं तब भी उसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसको कष्ट हुआ वो 1 कप चाय बनाने में, वह इतना ज़्यादा हुआ कि उसकी उंगली जो जली थी उसके लिए आजीवन दाग पड़ गया उस उंगली पर। और जो पेन हुआ, जो कष्ट हुआ, जो उसकी एक तरह से ह्यूमिलिएशन भी हुआ कि मेरी वजह से उसको दूध मांगना पड़ा। ये मांगना कोई अच्छी बात तो है नहीं ना। तो उसने इतने सारे कष्ट उठा करके चाय बनाए हैं। इसका मतलब कि चाय का जो वास्तविक मूल्य है यू कैन नॉट कैलकुलेट। आप उसकी तुलना या उसकी गणना नहीं कर सकते। तो उसका करना क्या है? और न उसकी 1 कप चाय का एहसान आजीवन आप उतार सकते हैं। तो करना क्या है? सिर्फ ये मान लीजिए कि बेटा तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई, और जब हम मिले हो हमसे तब हम कहें तुमने चाय हमको बड़ा अच्छा पिलाया था। अब इसको जरा एक्सटेंड कर दीजिए। अगर एक अपरिचित व्यक्ति के घर 1 कप चाय पी करके जीवन भर उसका एहसान आप नहीं उतार सकते, ऐसी भी लागतें होती हैं,
तो माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, इन सबों ने आपके जीवन में पता नहीं कितना योगदान दिया है, तो क्या उनके एहसान को आप उतार सकते हैं? तो इसका मतलब आपको चुपचाप सिर्फ क्या करना है, ये मान लेना है कि मेरे लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है और जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं उनके लिए आवश्यकता पड़ने पर करूँगा, और कभी भी किसी के खिलाफ, किसी के लिए कृतज्ञ नहीं बनूंगा, किसी के लिए एहसान फरामोशी कभी नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है वास्तविक लागत के माध्यम से। हालांकि व्यवहार में इसलिए नहीं बहुत महत्वपूर्ण हो पाया क्योंकि इसके यही जोड़ने की समस्या है कि जुड़े कैसे पता चले कि कितनी लागत है। भाई एक आदमी इतना परेशान हुआ, दूसरा हो सकता है उसे बिल्कुल परेशानी ना हो, आराम से चाय बना के पिला दे। तीसरा हो सकता है कि वह उसे और भी कम तकलीफ हो, तो कैसे माना जाए कितना हुआ। इसीलिए यही समस्या आती है कृषि में भी। कृषि में कितनी लागत है यह कैलकुलेट ही आप नहीं कर सकते हैं। जैसे आय को दोगुना करने की बात चल रही है ना, तो आय को दोगुना करने के लिए पहले तो लागत को सही जानिए कितनी है, तब न दोगुना करेंगे। कैसे नहीं जानते आप? इसलिए कि वह खेती वास्तव में एग्रीकल्चर है ही नहीं, यह वास्तव में हमारी बेसिक कल्चर है, ये हमारी वे ऑफ लाइफ है, ये हमारे जीने का एक ढर्रा है। यहाँ हम संस्कार से काम करते हैं, अपनी किसी सिद्धांत से कोई काम नहीं करते हैं। हमारा बड़ा भाई जब कहता है हम खेत में जा रहे हैं, कहते नहीं तुम बैठो, हम जा रहे हैं। एक आदमी ने मशीन चला दी, एक आदमी ने नाली देख ली, एक आदमी ने खेत में देख लिया कि पानी गया कि नहीं गया, कैसे पता करोगे कितना कुल मेहनत लगी, अलग अलग से सब लोगों की। और एक आदमी जो बहुत बड़ा है, सबसे सीनियर है, जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको सब लोग मना कर दिया है तुम सो, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो संस्कार है हमारी खेती में, तो इसमें बिजनेस कहाँ शामिल है? और उत्पन्न होता है तो खाते सब हैं, बच्चे भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, और दोनों खेत में नहीं जाते, न बच्चा जाता है न तो बुजुर्ग जाता है। तो अगर उद्योग रहा होता तब तो वो कहता कि सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सीमांत से नहीं, बंटवारा तो औसत से हो जाता है, चाहे जितना पैदा हो, जितने लोग हैं सब लोग मिलकर के खा लेते हैं। तो आप देखें तो वास्तव में ये कल्चर है, ये एग्रीकल्चर नहीं है। खेती क्या है? ये हमारी कल्चर है वास्तव में, और इसीलिए इस पे इतने लोग पल जाते हैं। उद्योग किसी को नहीं पाल सकता, एक दिन अगर वो उत्पादन न करे तो तुरंत निकाल के बाहर करेगा। और खेती में घर के आप देखिए, अपने घर में देखिए, 10 लोग होंगे तो 5 लोग कुछ नहीं करते, लेकिन खा तो रहे हैं। तो इसलिए जो है ये लागत संबंधी विचार उसने दिया। आंतरिक एवं बाह्य बचतों संबंधी विचार, ये जो एक्सटर्नलिटीज़ की बात है ये उसी ने कही। क्योंकि बचतें क्या होती हैं? ये 2 तरह की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य बचतें क्या होती हैं? जैसे जब बड़े पैमाने का उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी बचतें अपने आप मिलने लगती हैं, बड़े पैमाने के उत्पादन के। बहुत सारी बचतें उसमें आंतरिक होती हैं। अब ये बचतें लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। जैसे मान लो एक कोई उद्योग खुल गया तुम्हारे गांव में, एक कोई इंडस्ट्री लग गई। अब उस इंडस्ट्री के लगने से फायदा ये हुआ कि पहली बात तो गांव वालों को रोजगार मिल गया, ठीक है, तो ये बाहरी बचत, लोगों को फायदा हो गया। इसके अलावा तमाम लोगों ने अपना दूसरा रोजगार भी उसे शुरू कर दिया। उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका उत्पादन भी अब उस गांव में क्या होगा, हो सकता है। तो ये लोगों को फायदा हो रहा है उस उद्योग को लगने के नाते। कुछ लोगों ने चाय की दुकान खोल ली, किसी ने कैंटीन खोल लिया, किसी ने फोटो स्टेट खोल लिया, किसी ने पीसीओ खोल लिया। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है? उस उद्योग की वजह से। तो उसमें कुछ उद्योग को भी बहुत सारे फायदे होंगे और लोगों को भी फायदा होगा, लेकिन कुछ नुकसान भी होगा। क्या होगा? जो धुआं निकलेगा वो पूरे गांव भर का जितना भी बगीचा था सबका आम खराब कर देगा, करेगा ना? तो ये कुछ नुकसान भी है। इस तरह के बहुत सारी बचतें भी मिलती हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो ये जो बाह्य बचतों का जो कहाँ से एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज होती हैं, उनके बारे में व्याख्या मार्शल ने की। इंटरनलिटीज जो होती हैं वो जो फायदे उद्योग के अंदर होते हैं उनको हम आंतरिक बचत, उनकी वजह से जो होता है उद्योग में जब आप उद्योग लगाते हैं तो कुछ बचतें बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण, कुछ स्पेशलाइजेशन के कारण, कुछ श्रम विभाजन के कारण
भी उद्योग को प्राप्त होती है, तो उनको हम उसकी आंतरिक बचतें, यानी लागत नहीं बढ़ी, उत्पादन बढ़ गया, तो उन्होंने हम आंतरिक बचतों के रूप में देखते हैं। तो यानी बाह्यताओं की बात मार्शल ने कही, आभास लगान की बात कही, लाभ के संदर्भ में संगठन के, एक तरह से पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर देखो, वैसे भी हम लोग पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं और उसको हम अन्य बातें समान रहें के रूप में जब व्याख्या करते हैं, यानी अंशकालीन व्याख्या जब करते हैं, आंशिक व्याख्या करते हैं, तो पूरा का पूरा मार्शल ही है। वो हर मुद्दे पर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने हर मुद्दे को टच किया, लाभ के बारे में, जिसे तो जितने भी विचार हैं ये सारे विचार पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु हैं, और पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने एक्सप्लेन किया। संगठन है, संगठन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरी संस्था, और वो संगठन ये तय करता है जैसा संगठन होगा, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से आप वहाँ उत्पादन पाएंगे संगठन। और सिस्टम अगर अच्छा है, कहते हैं सिस्टम वर्क्स, सिस्टम ही काम करता है, और आप सिस्टम बना दीजिए तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बिल्कुल सिस्टमेटाइज हो जाए कि आपको कॉलेज में घुसने पर कहाँ साइकिल स्टैंड खड़ी करना है, कहाँ साइकिल खड़ा करना है, कहाँ से आपको घुसना है, कहाँ से निकलना है, किस गेट से घुसना है, किस गेट से निकलना है, किस समय कहाँ बैठना है, ये रोज़ रोज़ नहीं बताने की ज़रूरत है कि फील्ड में क्यों बैठे हो, डंडा लेकर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सबको पता हो कि उसे किस समय कहाँ होना चाहिए, और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको देख करके, जैसे आप अगर 3 बजा है तो लोग यह जान जाएं कि विद्यार्थी इस समय कहाँ होगा, और अगर विद्यार्थी वहाँ बैठा है तो लोग यह मान लें कि इस समय 3 बजा होगा। क्या समझे? इतनी सिस्टम में एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं, सबको एकदम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, रोज रोज मुझे न कहना पड़े कि ड्रेस में आओ, ड्रेस में आओ, ड्रेस में आओ। सिस्टम ऐसा हो कि आप ड्रेस में ना आने की सोच ही न सकते हो। अगर ड्रेस नहीं उस दिन आने लायक है तो आप नहीं आएंगे, लेकिन बिना ड्रेस के नहीं आएंगे। तो जब ऐसा सिस्टम होगा तो विकास होगा। जब रोज आपके पास विकल्प होगा कि अच्छा आज पहन के चलें कि न पहन के चलें, 4 दिन 5 दिन में 1 दिन चेक हो गया, पकड़ लिए गए, तो उस दिन चलो सॉरी बोल देंगे, सर आज गलती हो गई, कल से पहन के आएंगे ना, ऐसा कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा देखो मार्शल के सिद्धांत की आलोचना, मार्शल की परिभाषा, मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि यह एक तरफ धन का विज्ञान है, जो दूसरे तरफ उससे भी महत्वपूर्ण है, मानव कल्याण का शास्त्र है। लेकिन इन्होंने जब भौतिक कल्याण की बात कही तो मैंने आपसे कहा था कि भौतिक कल्याण और धन दोनों वास्तव में 2 चीज़ नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, सिर्फ कहने का तरीका बदल गया है। और यूँ कह सकते हो कि एडम स्मिथ ने दरवाजे से धन को प्रवेश कराया था और इन्होंने इसको खिड़की से करा दिया। जब तुम कहते हो भौतिक सुख सुविधाएं, तो भौतिक सुख सुविधाओं का मतलब गाड़ी, मोटर, बंगला, कार, तो ये सब चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हम पैसे की ही तो बात कर रहे हैं। तो जो इसलिए परिभाषा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया परिभाषा में, लेकिन क्योंकि मानव कल्याण शब्द जोड़ दिया था तो थोड़ा सा प्रेशर धन के ऊपर कम हो गया और लोगों ने यह समझा कि ये कुछ और अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन भौतिक कल्याण और धन दोनों एक ही है, ये जानने में तो टाइम लगेगा ना। आज आप जान गए क्योंकि आप सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब पहली बार कोई चीज़ आती है तो उसको समाज को जानने में समय लगता है कि इसके पीछे क्या सही है, क्या गलत है। इसके अलावा मूल्य सिद्धांत, अब मूल्य सिद्धांत में हालांकि यह निर्विवाद रूप से मांग और पूर्ति का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है, हर जगह ये माना जाता है कि यही बात बिल्कुल सही है। लेकिन मूल्य सिद्धांत में जो त्याग और जो उपयोगिता की बात है, जैसे मांग को सीमांत उपयोगिता तय करती है, तो भाई सीमांत उपयोगिता ही तो डिस्प्यूट में है कि सीमांत उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, उसको आप माप ही नहीं सकते हैं।
जब माप नहीं सकते हैं तो मांग रेखा कैसी? इसका मतलब है कि अगर आप बहुत गहराई से जाएंगे तो मूल्य सिद्धांत भी कहीं न कहीं अभी थोड़ा सुधार मांग रहा है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। हमें कोई ऐसी थियरी डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें हम जब मांग रेखा की बात करें और उसके लिए सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता की जगह ऐसी किसी अवधारणा की ज़रूरत है जहां हमको उसे मापने में वह समस्या ना आए जो आती है। और आपने देखा है कि सीमांत उपयोगिता इतना आसान नहीं है जान पाना किसी भी वस्तु के उपभोग की ना। अल्पकाल व दीर्घकाल, इन्होंने समय तत्व की व्याख्या की, अल्पकाल और दीर्घकाल। लेकिन अल्पकाल और दीर्घकाल जैसा कोई समय आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए ये व्याख्या भी नहीं हुई, व्याख्या तो एक तरह से सप्लाई के हिसाब से हुई कि अगर पूर्ति मांग के अनुरूप हो जाती है तो वही दीर्घकाल है, और जब तक नहीं अनुरूप है तब तक वो दीर्घकाल नहीं है। तो दीर्घकाल एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है और 100 साल भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता को अधिक महत्व, वास्तव में पूरा का पूरा जो पूरी व्याख्या है, आपने देखा कि पूरा का पूरा एक तरह से पूंजीवाद ही अगर आप देखें तो यह मानकर चलता है कि अर्थ जितने भी आइडियल हैं सब पाए जाते हैं बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं, साधन पूर्णतया विभाज्य होते हैं, उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो जितनी भी बात आप मान सकते हैं सब कुछ मान लिया गया है कि यह पाया जाता है। मार्शल के साथ भी वही है भाई, मार्शल भी वही सारी व्याख्या करता है तो वो भी सब मान लेता है कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता आपने पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब बाजार का वह स्वरूप जहाँ कोई प्रतियोगिता न हो। सच्चाई तो ये है, नाम भले उसका पूर्ण प्रतियोगिता है लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि जहाँ किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं सब एक जैसे हैं, सबके पास एक ही वस्तु है जो बाजार में बेची जा रही है, सबके वस्तु की एक क्वालिटी है और किसी के पास अपने को अच्छा बताने का कोई मोटिव नहीं है। इसलिए बाजार में एक मूल्य दिया होता है, अब जो चाहे जहां से खरीदे और जो चाहे जितना बेचे, क्योंकि बहुत सारे खरीदार भी हैं बाजार में और बहुत सारे विक्रेता भी हैं। और एक ही वस्तु का मतलब आइडेंटिकल वस्तु, एक ही वस्तु, एक जैसी वस्तु नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक जैसी वस्तु में भी दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। एक जैसी नहीं, एक ही वस्तु पूरे बाजार में बिकती है। यानी अगर सैमसंग की टीवी बिक रही है तो सैमसंग की ही टीवी उतने ही इंच की, उसी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका, वो सब बेच रहे हैं। और आप आंख बंद करके जिसके यहां से चाहें उसे खरीद सकते हैं। आपको यह डाउट करने की जरूरत नहीं है कि उसके यहाँ पूछ लिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी भी आप क्या करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं तो कई दुकानों पर पहले चेक करते हैं। अच्छी बात है, वो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते या जो परचेजिंग की थियरी है उस पर अगर आप जाएं तो आपका छानबीन करके सामान खरीदना, अच्छाई बुराई का पता करके खरीदना, दाम नाप तौल करके सामान खरीदना और पूरी बार्गेनिंग से सामान खरीदना, यह आपके एक अच्छे कस्टमर होने का लक्षण है। सिद्धांत यही कहता है, लेकिन व्यवहार में आप कितने अच्छे कस्टमर हैं यह अलग बात है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत अलग रहता है और व्यवहार अलग रहता है। बहुत तरह के कस्टमर होते हैं बाजार में, आप देखते होंगे। जैसे एक आदमी बाजार में जाता है और सब्जी की लिस्ट और झोला सब्जी वाली दुकान फेंकता है, इसको रखे रहो, अभी आते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं ना कि नहीं मिलते? दूसरा आदमी जाता है, वो पूछता है आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, टमाटर कैसे दिए, अच्छा ये 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो दे दो, सामने खरीदता है। तीसरा एक आदमी जाता है, पूछता है आलू कैसे दिए, तो कहता है इतने रुपए किलो। अरे बगल में तो 8 ही रुपये किलो मिल रहा है, जबकि मिल नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, वो झूठ बोल रहा है, वो कहीं पता नहीं किया है वो।
लेकिन वो उसको प्रेशर भी लेता है दुकानदार को कि अगर मान लो 2 रुपया बढ़ाया होगा तो घट जाएगा और नहीं बढ़ाया होगा तो इट्स ओके। इसके बाद जब कहेगा कि अच्छा नहीं साहब 10 रुपया तो आप नहीं, हम 8 में नहीं दे पाएंगे, 10 में ही देंगे, तब वो कहता है कि नहीं तब तो नहीं लेंगे। अच्छा कुछ कम करो, कहे चलो साहब 9 रुपया दे दीजिए, चलो अच्छा ठीक है। अब देखो वो 9 रुपये में भी तय करता है। इसके बाद एक एक आलू उठा करके जैसे सोना देखा जाता है वैसे उसको चेक करता है और एक एक आलू रख करके अच्छे से और ख़रीद करके अब सामान ले जाता है। अब देखो इसके इस व्यवहार से वहाँ खड़े बाकी उपभोक्ता इरिटेट भी हो सकते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि असली उपभोक्ता वही है। बाकी जो हैं वो धनी और घमंडी मूर्ख हैं। उन्हें इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है कि वो धनी और घमंडी मूर्ख हैं और इनको आसानी से कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो दुकानदार उनको जब देखता है तो दूसरा व्यवहार करता है और ऐसे उपभोक्ता को देखता है तो दूसरा व्यवहार करता है। इसी को मूल्य विभेद कहते हैं। उसी आलू को जिसे तुमको 9 रुपये में देता है और सबसे अच्छी आलू देता है, वही आलू वह जिसने झोला फेंक दिया था उसको 15 रुपये रेट लगाता है और छाँट छाँट कर सड़ी सड़ी आलू भरता है उसमें। जब फल की दुकान से तुम फल लेते हो और तुम देखते हो कि वो छाँट छाँट के दे रहा है तो तुम खुश होते हो कि बढ़िया छाँट रहा है। ऐसा कतई नहीं करता है, वो खराब वाला छाँट छाँट तुमको दे रहा है। कभी चेक तो करो उसको। तो अच्छा कस्टमर होना ये विवेकपूर्ण होने का लक्षण है, यह अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन हम आप ज़्यादातर स्थितियों में कभी हमारा ईगो आड़े आ जाता है, कभी हमको हमारा सम्मान आड़े आ जाता है, कभी हमको लगता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे, और हम ठगा कर चले आते हैं। तो किसी को ठगना भी गलत बात, लेकिन कोई आपको ठग ले यह उससे बड़ी गलत बात है ना। तो आपको बचना चाहिए कि कोई आपको ठगे ना। तो ईमानदारी से, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स में बार्गेनिंग पावर जरूरी है। जिसके पास बार्गेनिंग पावर होगी वही फायदे में होगा। अरे भाई दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। दुकानदार आपसे से अधिक लेना चाहता है और आपको कम से कम देना चाहता है। आप अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, दुकानदार को कम से कम देना चाहते हैं। तो झगड़ा तो वैसे ही 36 का है। दोनों को इंटरेस्ट तो अलग अलग ही हैं, ठीक उल्टे हैं। तो अब कौन सफल होगा ये डिपेंड करेगा किसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, आपको कोई जल्दी नहीं, आप बाजार गए हैं, पूरा बाजार घूमकर सामान खरीदेंगे, 5-6 घंटे में खरीदेंगे। तब उसने कहा 15 रुपये किलो, तो कहा नहीं हम दूसरा देख लेते हैं चल करके। अब मेरे पास कुल 5 मिनट का टाइम है, एक ही दुकान जा सकते हैं, हमको तुरंत घर आना है, इमरजेंसी आ गई है। तो अब क्या होगा? अब जिसने जो भी कहा 10, 15, 20, 25 जल्दी करो, बल्कि देखते भी नहीं सामान दिया कि नहीं दिया, खाली पैसे दिए झोला लेके चले गए। जब आप बहुत जल्दी में हैं तो क्या करेंगे? इसका मतलब बार्गेनिंग पावर आपके पास अब बिल्कुल नहीं समय है। आप परेशान हैं, मजबूरी में हैं, दिक्कत में हैं, आप उससे कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो सौदेबाजी की शक्ति है यह बाजार में मूल्य के निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाती है और फिर आपको वो ठग नहीं पाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ठगे न जाएं। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में ये सब लेकिन दिक्कत नहीं है। वो आइडियल इसीलिए है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता हो जाती है तो फिर तुम्हें कोई बार्गेनिंग नहीं करना है। अब तुम जो एक जगह मिल रहा है वही फाइनल है, हर जगह वही मिलेगा, हर जगह वही क्वालिटी है, सामान नंबर 1 का है, दाम बिल्कुल न्यूनतम है, अब उससे अच्छा और बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं है। यह आप जाने कि जैसे ही आप अक्सर आप खुश होते हैं ना, चलो उसने 5 रुपया छोड़ दिया, अक्सर आप खुश हो जाते हैं, लिखा रहता है किसी दुकान पर 30% छूट। अरे आपका तो चेहरा ही खिल जाता है 30% छूट दे, प्रसन्न होकर के आप दुकान में घुस जाते हैं। एक छोटी सी बात आपकी समझ में ये नहीं आती कि भाई कोई आदमी घर से क्यों आपको देगा 30% ना। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है छूट है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद भी जैसे यहाँ भी गांधी शिल्प मेला लगा था, लगता है BRP में लगता था, तो मैं भी साथ में चला गया एक दिन। तो उसने किसी आइटम का दाम बताया, मान लो 1500 रुपये, उसने उसको 1000 में दे दिया।
आप बहुत खुश होते हैं, अरे 500 रुपये छोड़ दिया। अब मेरा ये कहना है कि अगर वो 500 छोड़ा तो क्या पता कि वो 500 के लिए वो 1000 में दिया हो। भाई वो 500 कैसे छोड़ सकता है यार? किसी की चीज़ की लागत इतनी कैसे हो सकती है कि वो 500 आपको छोड़ भी दे रहा है, इसके बाद 1000 में आपको दे भी रहा है? तो मुझे तो लगता है कि ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये दुखी होने वाली बात है कि उसने 500 कैसे छोड़ दिया। अरे वो 10-5 रुपए में कम ज़्यादा करे तो लगता है हाँ भाई इसका मतलब लागत इसकी ठीक है। तो अब कोई एक आता है हमारे यहाँ, बताता है कश्मीर से आते हैं, वो घूमता है, साल बेचता है कश्मीरी ला करके। तो आएगा तो 15,000-20,000 शुरू करेगा। सादे का साहब 20,000 की पश्मीना है, प्योर पश्मीना है, एक अंगूठी लिए रहेगा, उसमें खींच के निकाल देगा, सर देखिए ये प्योर पश्मीना है, 20,000 की है। ठीक है, 20,000 की है। अगर वो 20,000 पर रुका रह जाता तो मुझे विश्वास हो जाता कि 20,000 का है। अब वो 20,000 शुरू करेगा और जैसे जैसे आप मना करते जाएंगे घटता 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 4,000 तक आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसका मतलब ये कैप कितने पैसे का है भाई? तो ऐसी दुकान से खरीदने पर आप चाहे जितने में खरीदें हमेशा ठगा हुआ महसूस करेंगे कि पता नहीं कितने का था। लेकिन अगर दुकान में बिल्कुल फिक्स है कि हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, उसने 1,000 रुपये दाम बताया और 1,000 से 1 रुपया कम नहीं लिया, भले हमको ठग लिया, कम से कम ये तो दिमाग में रहता है ना, चलो जो बताया उसने वही लिया। तो इतनी बड़ी जो मार्जिन है, किसी भी सामान में इतनी मार्जिन नहीं होती है कि आप उसको 15,000 बताएं और 4,000 में बेचें। इसका मतलब कि कोई रेट ही नहीं है, 1,500-600 रुपये का सामान है, आपने मनमानी बोल दिया है, जितने में सेट हो गया उतने में ही आप बेच देंगे। तो इसलिए मुझे कभी मेले से या किसी ठेले पर या फेरी वाले से कोई भी सामान लेने में समझ में नहीं आता है कि हम लें कि न लें, या लेने में फ़ायदे में है कि नुकसान में है। ठीक है, आप लोग खुद सोचिए ना कि 15,000 सामान कोई 4,000 में कैसे दे सकता है? अब मैं उससे जब पूछता हूँ कि तुम भाई ऐसा कैसे कर सकते हो कि 15,000 को 4,000 में दे दो, इसलिए कभी नहीं लेता। ठीक, हाँ, तो या तो फिर वो ऐसा सामान हो जो कि इलीगल है, भाई आपने कहीं से चुरा लिया और आप ला किसी दाम में बेच दीजिए, तो भाई ये भी गलत है, हम चोरी का सामान क्यों खरीदें? ये तो और भी गलत बात हो गई। ठीक है, तो अब इतना सारा सामान, तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी बातें हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता को बहुत महत्व दिया गया, ये बड़ी आइडियल है, लेकिन व्यवहार में पाई नहीं जा सकती इस तरह से। और ख़ास तौर से जब हम कहते हैं कि अन्य बातें समान रहें, तो सबसे बड़ा इशू तो हिंदुस्तान में इसी बात का है, हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में है, कि अन्य बातें समान रहें। यहाँ तो हर आदमी मौका तलाश रहा है, कहाँ मौका मिले दूसरे को बेवकूफ़ बना दें, या कहाँ मौका मिले हम बेईमानी कर लें, कहाँ मौका मिले हम लूट लें। तो ऐसे में हम ये अन्य बातें समान रहें की मान्यता का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा समष्टि भाव का अभाव, जैसा आपने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक थियरी की सारी व्याख्या इसने की, लेकिन इसने मैक्रो की कोई बात नहीं की। जबकि आप जानते हैं कि बिना समष्टि को पढ़े व्यष्टि का कोई मतलब नहीं है। आप इंडिविजुअल एक एक आइटम को पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं तब तक आप उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मार्शल की वो सामान्य बातें हैं, इसमें बहुत सारी बातें बताने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने से आपका काम चल जाएगा। तो ये मार्शल के आर्थिक विचारों का इतिहास है। हम लोग अब कल पॉलिसी जो पढ़ेंगे, और पॉलिसी का मतलब बहुत एक लाइन में हमको आपको जानना चाहिए कि हमारे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जिन नियमों और जिन व्यवस्थाओं का उपयोग करना होता है उसे ही हम नीति कहते हैं। या यूँ कह लो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जस्ट टू अटेन सेट गोल्स। जो आपके गोल्स निर्धारित हैं उन्हीं को पाने के लिए जो हम सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं उन्हीं को हम पॉलिसी कहते हैं। अब वो पॉलिसी हमारी एग्रीकल्चर की होगी, वो पॉलिसी हमारी इंडस्ट्री की होगी, वो पॉलिसी पॉपुलेशन की होगी, वो पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल की होगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की होगी। ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है।